नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। राजेश रेड्डी का एक शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर है। वो ये कहते हैं कि ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। सचमुच जिंदगी हमारी घिरी रहती है बीमारियों से, और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ समस्याएं बीमारी को लेकर होती रहती हैं। लेकिन टीबी यानी तपेदिक यानी यक्ष्मा दुनिया भर में एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत देश में ये संख्या वाकई बहुत ज़्यादा है। कुल तपेदिक रोगी जो पूरे विश्व में हैं, उसका 1/4 हिस्सा हमारे देश में है। सचमुच हमने बहुत कुछ तो किया है इसको लेकर, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 24 तारीख को वर्ल्ड टीबी डे था। ज़रूरत है ये संकल्प दोहराने की कि दुनिया भर से और भारत से टीबी को भगाया जाए, उससे पीछा छुड़ाया जाए और दुनिया भर को टीबी मुक्त किया जाए। क्योंकि अगर बात करें तपेदिक रोग यानी टीबी की, तो विश्व के आंकड़े ये बताते हैं कि विश्व में मृत्यु के जो 10 बड़े कारण हैं, टीबी भी उनमें से एक है। 95% मृत्यु जो होती है टीबी रोगियों की, वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, यानी विकासशील देशों में होती है। जाहिर तौर पर ख़तरा बड़ा है और इसके विषय में जागरूकता की ज़रूरत है। ये कहा जाता है कि टीबी बढ़ने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि सही वक्त पर इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता कि व्यक्ति को टीबी है या नहीं। उसके बाद दवा और पोषक भोजन की कमी, और सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ वर्षों में उभर कर आ रही है, वो दवा प्रतिरोधी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम में से कईयों को संक्रमण होता है, हम जीवन भर उस संक्रमण के साथ जीते हैं, लेकिन जब किसी में ये संक्रमण बीमारी के रूप में बदल जाता है तो वो न जाने कितने और स्वस्थ लोगों को बीमार बना देता है, उसे शायद जीवन भर पता ही नहीं चलता। टीबी के बारे में आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व की लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जिसको लेटेंट टीबी है, यानी जिनके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद हैं और उन्हें खतरा हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों के शरीर में टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, कहीं ना कहीं जीवन काल में जब भी उनकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, 10% जो है उनको खतरा होता है कि जीवन काल में वो टीबी से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर HIV रोगियों में टीबी का संक्रमण काफ़ी देखा जाता है। इसलिए इस खतरे को पहचानें और ये समझें कि दरअसल कितना बड़ा खतरा है, तपेदिक रोग क्या होता है और इसका कारण क्या है। तपेदिक यानी टीबी एक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से फैलता है। आमतौर पर तपेदिक फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये रोग शरीर के अन्य अंगों जैसे रीढ़, गुर्दे या मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। तपेदिक रोग सक्रिय टीबी वाले व्यक्ति से उसके आसपास रहने वाले लोगों में हवा के माध्यम से फैलता है। जब फेफड़ों की टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता, हंसता, थूकता या बोलता है, तब उसके मुंह से निकली बूंदों में इसके जीवाणु होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अधिकतर लोग जिनके शरीर में टीबी के जीवाणु हो, वो सभी तपेदिक रोग से ग्रस्त नहीं होते, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में टीबी होने का खतरा बना रहता है। कभी भी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाए तो ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और लक्षण नजर आने लगते हैं। यदि व्यक्ति में लक्षण दिखाई न दे रहे हों, लेकिन वो सक्रिय तपेदिक से ग्रस्त हो, तब भी वे दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। फेफड़ों की टीबी से संक्रमित होने पर व्यक्ति में खांसी, छाती में दर्द, बलगम में खून आना, खांसी के साथ बलगम, रात को पसीना, अत्यधिक कमजोरी, अचानक वजन में कमी, भूख न लगना, थकान और बुखार जैसे लक्षण हो सकते हैं। यदि संक्रमण शरीर के अन्य अंगों में हो तो लक्षण अलग हो सकते हैं। तपेदिक से संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने वालों को इस संक्रमण से प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उन्हें अधिक बचाव और सावधानी रखने की जरूरत है।
यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण नजर आए या 2 हफ्तों से अधिक खांसी ठीक न हो तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाकर जांच करवाना जरूरी है। यदि टीबी का इलाज पूरा न लिया जाए या बीच में छूट जाए तो सामान्य टीबी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में बदल सकती है, जिससे व्यक्ति में दवाओं का असर होना बंद हो सकता है। इसलिए टीबी रोग का इलाज करवाना जरूरी है। सही और पूर्ण इलाज से तपेदिक रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। लक्ष्य रखा गया है 2025 तक भारत टीबी मुक्त देश बने। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी बात यह कि हम में से बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनको टीबी है या नहीं है। बहुत से लोग इसी रोग के साथ जीते रहते हैं और जब समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तब वो पहुंचते हैं किसी डॉक्टर के पास। अब भी बहुत से लोग सिर्फ इसलिए टीबी की दवाई खाते हैं क्योंकि कई बार ये ठीक से पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें टीबी है या नहीं है। करना क्या है, हम टीबी मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्या करने की आवश्यकता है, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रोहित सरीन, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, डॉक्टर अश्विनी खन्ना, स्टेट टीबी ऑफिसर दिल्ली एंड इंचार्ज चेस्ट क्लिनिक फ्रॉम लोकनायक हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर SK शर्मा, former head Department of Medicine from All India Institute of Medical Sciences। टीबी आज का विषय है और हम विशेषज्ञों से ये समझने वाले हैं कि इसके खतरे को कम कैसे किया जा सकता है, सही और पूर्ण इलाज के लिए क्या किया जाए और कैसे टीबी से बचाव हो सकता है। डॉक्टर रोहित सरीन, सबसे पहले हम आपसे ये समझने की कोशिश करें, अगर हम टीबी की मेनेस को अगर हम समझें, ये कितनी बड़ी समस्या है, तो ज़रा हमें समझाइए आप। देखिए, ऐसा है कि आपने शुरुआत में कह ही दिया कि विश्व के 1/4 हिस्सा टीबी के मरीज़ हमारे देश में हैं, और ये मैं जो कह रहा हूँ बहुत दुख से कह रहा हूँ, क्योंकि इस बीमारी से हम डिकेड से जूझ रहे हैं, परंतु अभी भी हम इस पे काबू नहीं कर पाए हैं। ये बीमारी बढ़ती जा रही है, हर साल इसमें 28 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। तो इतनी समस्या होते हुए भी मैं यही कहूँगा कि एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारे लिए बहुत गंभीर स्थिति है। हमें ये सोचना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए, और अब तो ये नारा है टीबी मुक्त भारत 2025 जी, तो किस तरह से हम ऐसे पहुंच पाएंगे, ये एक बहुत ही मेजर इशू है जी, और इसी को प्रयासरत रहने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर शर्मा, जब आंकड़े ये कहें कि जो 60% पूरा बर्डन है टीबी के रोगियों का वो 6 देशों में है और उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर है, तो जाहिर तौर पर प्रयास ज़्यादा करने होंगे। अब स्ट्रैटेजी समझने की जो बात है कि लोगों तक जानकारी पहुंचना, लोगों को खुद अवेयर होना कि हमें टीबी का ख़तरा है या इस खतरे को कैसे कम किया जाए, कितनी ज़रूरत होगी हर एक व्यक्ति को प्रयास करने की, क्योंकि जब नीतियों की बात आती है तो ये तो कहा जाता है कि प्रयास हो रहे हैं और कार्यक्रम भी लागू हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हर एक व्यक्ति का योगदान कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि टीबी 2 तरह के होते हैं, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जी, पल्मोनरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है समझना। जैसे ही हमारे जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उनका ये स्लोगन भी है कि, और हर जगह इसका प्रचार किया जाता है, अवेयरनेस लोगों को करवाई जाती है कि जब भी खांसी 10 या 2 हफ्ते के बाद ज़्यादा देर रहे, बलगम निकले, उसका निकटवर्ती समीप वाले डॉट सेंटर में जाके उसके बलगम का जांच होनी चाहिए, क्योंकि यही पेशेंट्स हैं जो फैलाते हैं, इसका स्प्रेड करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का, और ये सोच के कि ये ऑर्डिनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जी। सो ये एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, अगर इसमें देखें हम पल्मोनरी में भी जो बच्चे हैं, बच्चों को यूजुअली इतना ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई थी पिछले प्रोग्रामों में, पिछले वर्षों में। अब इस पे भी फोकस आ रहा है कि चाइल्डहुड टीबी एज सच बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनमें एक और प्रॉब्लम ये आती है कि उनमें डायग्नोसिस, बच्चे बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे, तो उनमें डायग्नोसिस की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो ये
मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन की ये टीबी तो नहीं है, कोई भी खांसी या बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा सुस्त है उसके लिए। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि लेडीज़ में भी एक्चुअली इसका जैसे बच्चे नहीं होना, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में आता है। तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली पल्मोनरी केसेस में। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, हमें रिस्क फैक्टर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, जैसे HIV सेटिंग है या डायबिटीज़ है या कोई वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के, सिलिकोसिस वगैरह के, उनमें ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टीबी को सस्पेक्ट किया जाए। जी, ये जो गंभीर स्थिति माना जाए या जो बर्डन है डॉक्टर अश्विनी, इसके अंदर आप एज अ स्टेट टीबी ऑफिसर भी कार्यरत हैं और इंचार्ज भी हैं चेस्ट क्लिनिक के। तो जिस तरह के केसेस आपके पास आते हैं, ये लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, आपको लगता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में ख़ास तौर पर बात की जाए कि ख़ास चुनौतियां क्या हैं? टीबी के जो मामले बढ़ रहे हैं, पहले ये कहते थे कि सिर्फ स्लम्स में या ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत क्लस्टर्ड है जगहें या बहुत सारे लोग छोटी जगहों में रहते हैं, वहीं पर हो सकता है, लेकिन अब लगभग हर एक एज ग्रुप का, हर एक मिडिल इनकम से लेकर हायर इनकम ग्रुप तक के सभी लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। किस तरह से आप इस स्टेट को देखते हैं? आपने ठीक बोला कि जैसे कि कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स हैं, स्लम्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और आप ये भी बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि बाकी सेटिंग्स में भी अब लोग आ रहे हैं। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी को टीबी है, उसको पता नहीं है और दवा नहीं खा रहा, वो सड़क में भी बीमारी फैलाएगा। आपके घर में काम करने वाले हैं, उनको टीबी है, तो वो टीबी ये नहीं देखता वो अमीर है कि गरीब है, वो ये देखता है कि एक मरीज़ है, उसको मरीज़ से बीमारी है, पल्मोनरी टीबी है, कीटाणु वो हवा में फेंक रहा है, जब खांसी करता है तो दूसरे घर वालों को इन्फेक्ट करता है। तो ये देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में ये इस मेथड, बसेस में चल रहे हैं, मेट्रोज में चल रहे हैं, टीबी है, तो वो सबको फैला देंगे। वहाँ एसी एनवायरनमेंट में ज़्यादा खतरा होगा? बिल्कुल खतरा ज़्यादा है वहाँ पे, बिल्कुल ज़्यादा खतरा है, बिकॉज क्लोज एनवायरनमेंट है, वहाँ स्प्रेड होने का चांस ज़्यादा होता है। डॉक्टर रोहित सरीन, ये जो बात आई कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सबको सतर्क रहना पड़ेगा, आपसे ये समझें सबसे पहले एक जो बात डॉक्टर शर्मा ने कही कि सिर्फ लोगों को लगता है कि पल्मोनरी टीबी ही हो सकता है, तो क्यों हम ये माने कि पल्मोनरी टीबी ज़्यादा खतरनाक है या उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, पल्मोनरी टीबी एक ऐसी टीबी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, क्योंकि इसमें जो टीबी का मरीज़ है ये कीटाणु हवा में फेंक रहा है। जैसे कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत में देखा कि ये जो बीमारी है ये हवा में कीटाणु से फैलती है, और वो हवा में कीटाणु कहाँ से आते हैं? वो एक टीबी के मरीज से आते हैं। तो इस करके ये बहुत आवश्यक है कि हम पल्मोनरी टीबी को ज़्यादा अहमियत दें। और ये अगर हम देखें कि हम ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भी हवा में कीटाणु ना आए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि ये सबसे ज़रूरी है कि जो भी मरीज़ खांस रहा हो वो मुंह पे कपड़ा रखे, ताकि वो जो भी उसकी खांस है, उसका बलगम है, वो हवा में वैसे मत जाए। और दूसरा ये कि जिसको भी ये टीबी के लक्षण हैं वो जल्द से जल्द अपनी जांच कराए, क्योंकि अगर वो टीबी से पीड़ित है और इलाज नहीं लेता तो वो और भी बीमारी फैलाता है। और इस करके ये आवश्यक है कि उसको जल्दी मालूम पड़े अपनी बीमारी का और वो इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करे, ताकि जो उसकी इन्फेक्शसनेस है जो भी बीमारी की वो कम हो जाए। जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मालूम पड़े, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को खांसी है, मान लीजिए कितने समय तक खांसी हो तो वो ये माने कि सामान्य खांसी नहीं है, कुछ और हो सकता है, कितने समय वेट करना चाहिए? देखिए, वैसे तो ये है कि जब भी मरीज को कोई भी परेशानी होती है तो वो हेल्थ सिस्टम को उसको अप्रोच करना चाहिए, जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाना चाहिए। पर हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत ये कहते हैं कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो उसको अवश्य ही जाना चाहिए, उसको इस बात पे गौर करना चाहिए। और अगर वो बीमारी और खांसी उसको ऐसी है जो उसको किसी और बीमारी से नहीं उसको लगता है कि ये है, नहीं तो नॉर्मली कई बार होता है कि वायरल फ्लू हो गया या चेंज ऑफ सीजन से कोई अस्थमेटिक है उसको खांसी हो गई, या कोई सिगरेट बीड़ी पीता उसको खांसी हो गई। तो ऐसे तो इंसान को मालूम है कि भाई मुझे खांसी इस वजह से है। पर अगर ये खांसी लंबी हो जाती है और ठीक नहीं हो रही
तो उसको डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके टीबी की जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर शर्मा, ये जो बात आई कि हर व्यक्ति को अगर लग रहा है कि कुछ एक लंबे समय से खांसी है तो टीबी की जांच करवानी चाहिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि खांसी ना हो या कुछ और लक्षण हो, खांसी सामान्य सी लगे, आती जाती रहे, क्या इस तरह के भी कुछ लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया कि कई बार क्या होता है कि खांसी के अलावा, खांसी ज़रूरी नहीं है कि खांसी हो, बुखार, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जो जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, भूख का कम होना, बुखार आना और बॉडी एक्स वगैरह होना, सुस्ती का होना, सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि खांसी हो। कई बार लंग्स के बाहर भी प्लूरा होता है, प्लूरसी पेन भी हो सकती है, या ओवरलाइंग प्लूरा भी इन्फेक्ट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली खांसी, सिंपल स्पुटम, कई बार ब्लड स्टेन्ड जिसको हम हेमोप्टाइसिस कहते हैं, उससे भी और भी कुछ कॉजेज़ हैं जैसे लंग कैंसर, बट ट्यूबरकुलोसिस को कंसिडर किया जाना चाहिए कि ये खून आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंपल खांसी ने कई बार बॉट ऑफ ब्लीडिंग भी हो सकता है। जी डॉक्टर सरीन, बात अब इस बात पर है कि लंग्स की जो टीबी है, पल्मोनरी टीबी, खांसी है, ये लक्षण आ रहे हैं, बट जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात है वो कितनी बड़ी समस्या है, और क्या वो भी होगी ऐसे ही, उसका भी रूट यही होगा क्या, इन्फेक्शन आने का? हाँ, देखिए, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसमें लगभग ये अनुमान लगाया जाता है कि 15% टीबी जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, पर ये भी 15% कोई डेफिनेट फिगर नहीं है। अस्पतालों में जाएंगे तो हो सकता है ये 25-30% भी हो। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी में खांसी वगैरह तो होगी नहीं? हाँ, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में खांसी नहीं होगी, पर शरीर का जो भी हिस्सा टीबी से पीड़ित है उसके लक्षण होंगे। जैसे कि अगर गांठ की टीबी है तो गांठें बढ़ जाएंगी, पेट की टीबी है तो पेट के लक्षण होंगे, कोई उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, पेट दर्द शुरू हो जाएगी। हड्डियों की टीबी है तो हड्डियों में दर्द होगी, अगर पीठ की टीबी है तो पीठ की होगी परेशानी, दिमाग की टीबी है तो इंसान उस हिसाब से प्रेजेंट करता है। तो टीबी लगभग शरीर के हर अंग को इन्वॉल्व कर सकती है, ये चीज़ बहुत क्लियर है, और जो अंग को इन्वॉल्व करेगी उसी अंग के सिम्टम्स आएंगे। हमारे बहुत से दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। सुनील हैं, 38 वर्ष इनकी उम्र है, इन्होंने लिखा कि 17 साल पहले मुझे टीबी हो गई थी, 4 साल से हर साल गर्मी में लंग्स से ब्लड आता है। इन्होंने दिखाया भी है डॉक्टर्स को BHU में, तो इन्होंने लिखा कि वही बोलते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उन्होंने एक्सरे और CT स्कैन कराया, लेकिन ये लिखते हैं कि मुझे परमानेंटली लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन रहता है, बट डॉक्टर्स का कहना है कि प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिर्फ मैं सोचता हूँ इसलिए परेशान हूँ, वरना। और डिजीज़ का उन्होंने नाम दिया, इन्होंने जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, लेफ्ट अपर जोन हील्ड डिजीज रिकरेंट हेमोफिसिस, कुछ ऐसा जी लिखा है, बताया है। अब ये लिखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ ट्रीटमेंट कराऊँ, मुझे बताइए कि जहाँ लंग्स का कुछ इलाज हो जाए। डॉक्टर सरीन क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। अच्छा। कि मरीज़ टीबी से पीड़ित होता है, टीबी का इलाज ले लेता है, पूर्णतः इलाज लेता है, और टीबी के कीटाणु उसके शरीर से खत्म हो जाते हैं, परंतु जो उसके शरीर में जिस भी हिस्से की, अगर लंग्स की है तो उसमें यह है कि लंग्स में कई बार स्कार टिश्यू रह जाता है, हीलिंग हो चुकी होती है, परंतु उसका जो, इसको हम पोस्ट टीबी सीक्वेले कहते हैं, जो उस बीमारी का ठीक होने के उपरांत जो भी हिस्से पे असर हुआ है वो लगातार रहता है। तो ऐसे पेशेंट को, जैसे कि हमारे ये जो दर्शक हैं जिन्होंने ये सवाल किया है, उसमें यह है कि इनको प्रोबेबली पोस्ट टीबी सीक्वेले होगा, जिसकी वजह से इनको बार बार, जहाँ से फेफड़ा कमज़ोर है, जब भी फेफड़े पे जोर पड़ता है तो इनको ब्लीडिंग हो जाती है। इनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि हमको ये एक्सक्लूड करना चाहिए कि इसको वाकई में दोबारा से टीबी तो नहीं हो गई। तो ये तो सबसे पहला अहम चीज़ है, जिसके अंदर बलगम की जांच होना इनका आवश्यक है। और इनके जो भी एक्सरे में, जैसे कहते हैं, तो एक्सरे में पुराने एक्सरे के साथ कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि बीमारी उतनी की उतनी है, स्थिर है या बढ़ रही है। जैसा इन्होंने लिखा है ये BHU के आसपास दिखा है, तो ये उसी इलाके के आसपास के रहने वाले होंगे, इनको कहाँ जाना चाहिए डॉक्टर सरीन? BHU के अंदर भी जो वहाँ पे अस्पताल है,
बनारस में तो एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जो हेल्थ के साथ रिलेट है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे बहुत से विशेषज्ञ हैं, तो वो तो इनको दिखाना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए, दिखाना ज़रूर चाहिए, उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमारे और भी दर्शकों के ईमेल्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक दिलीप हैं जयपुर से टेलीफोन लाइन पर। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार दिलीप सर, जी। मेरे बेटे को टीबी हुई थी, अच्छा। प्लोरिसी टाइप, और 8 महीने का पूरा ट्रीटमेंट ले लिया जी ऑपरेशन करके, पानी निकाला था, कोई 450 ml करीब निकला था जी। और उसके बाद में अब उसको डॉक्टर ने दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी हैं और ये कहा ठीक है, परंतु इवनिंग टाइम में उसको 99 फीवर आ जाता है सर। कितनी उम्र है बेटे की आपकी? बेटे की उम्र है 22 साल। और ये ट्रीटमेंट कब कराया था आपने? ये ट्रीटमेंट 2 महीने पहले बंद हुआ है सर। डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बताया ना, प्लूरसी बता रहे हैं, ये पानी निकाला था। जी। तो ट्रीटमेंट तो उन्होंने जिसने दवाई बंद की होगी, मेडिकल ऑफिसर ने बिल्कुल सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा। तो आमतौर पे हम 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट देते हैं, तो 8 महीने का ट्रीटमेंट काफ़ी है। थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको और डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कि फीवर अभी थोड़ा सा आता है इवनिंग के टाइम पे। बाकी आई थिंक ट्रीटमेंट इनका पूरा हो चुका है। जी। डॉक्टर सरीन, आप कुछ ऐड करना हाँ, चाहेंगे? इसमें एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनको ये एक्सक्लूड कर लेना चाहिए कि वहाँ पे अब कहीं पस तो नहीं डेवलप कर रही है, क्योंकि कई बार ये होता है कि फेफड़े में शुरुआत में पानी होता है और बाद में पस भी बन जाती है, जी। तो उसका जांच करानी आवश्यक है। जी। तो ये खुद जाएं डॉक्टर को बताएं कि इसको बिल्कुल, एक्सक्लूड कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर अश्विनी, जब भी टीबी के ट्रीटमेंट का जिक्र आता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम डॉट्स, जिसके बारे में अक्सर लोगों को ये रहता है कि क्या है, किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपसे ये समझें कि डॉट्स दरअसल क्या है, किस तरह की सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति अगर ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो अप्रोच कैसे करना चाहिए उसे? सबसे पहले है कि डायग्नोसिस करना टीबी है। जब पता चला टीबी है, चाहे पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, या फेफड़े के बाहर, उसका इलाज डॉट सेंटर में होता है। डॉक्टर अश्विनी, माफ करिए आपको रोकूंगा बीच में। आपने कहा कि पहले ही डायग्नोसिस करना चाहिए कि टीबी है या नहीं है। हाँ। वही शायद सबसे मुश्किल काम है हमारे देश में। अब भी बहुत से लोग टीबी की दवाइयाँ खा लेते हैं या डॉक्टर्स खिला देते हैं उनको। क्या ये बात सच है? गवर्नमेंट सेक्टर पे तो ऐसा है, जो मैं बता सकता हूँ पब्लिक सेक्टर का, कि हर एक पेशेंट की एक बलगम की जांच होती है। जैसे बताया गया, पल्मोनरी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। पल्मोनरी जांच करना थोड़ा आसान है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी थोड़ा मुश्किल है। जब पल्मोनरी जांच करते हैं, बलगम की जांच होती है। बलगम में कीटाणु नहीं आते तो उसके बाद एक्सरे होती है। अगर साइन और सिम्टम परसिस्ट करते हैं, एक्सरे में कोई घाव है और स्पूटम तब भी नेगेटिव है, उसको हम पल्मोनरी टीबी बोल सकते हैं, क्योंकि मरीज बीमारी के संग आया, लक्षण है उसको, मगर एक्सरे में भी शैडो है, चाहे स्पूटम नेगेटिव हो। जब एक बार डायग्नोज होता है, वी पुट देम ऑन डॉट्स थेरेपी, जिसे बोलते हैं हम। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, शॉर्ट कोर्स। ये डॉट सेंटर सब जगह हैं। रफली 50,000 से 1 लाख के ऊपर एक डॉट सेंटर खुला है पूरे देश भर में। और कहाँ डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज हैं, जैसे हाइट्स पे होता है, वहाँ कम लेवल पे है। जहाँ डॉट सेंटर्स नहीं हैं, वो कम्युनिटी डॉट्स प्रोवाइडर्स होते हैं, जो घर जाके दवा खिलाते हैं, या किसी को हम डॉट्स प्रोवाइडर बना सकते हैं। तो ये प्रणाली है कि एक बार डायग्नोज हुआ, उसको हमने डॉट सेंटर रेफ़र कर दिया। डॉट सेंटर नॉर्मली होते हैं जो उनके घर के पास होते हैं, जहाँ पे आदमी को ज़्यादा दूर चलना नहीं पड़ता। अगर चलना पड़ेगा तो डॉट्स प्रोवाइडर होते हैं। जो बीमार व्यक्ति होता है, जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है, रीढ़ की हड्डी में है, तो उसके लिए डोमिसिली डॉट्स की भी व्यवस्था है, तो लोग उनके घर जाके भी दवा खिला सकते हैं। खिलाते हैं, बल्कि खिला नहीं सकते। और साथ में ये भी है कि आजकल की जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी डॉट्स प्रोवाइडर बन सकते हैं। जी। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, क्या आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो प्रैक्टिकली सामने आते हैं? प्रैक्टिकली हमें इंश्योर करना पड़ता है, जब डॉट्स देते हैं, जो इंटरमिटेंट थेरेपी अभी जब ज़्यादातर भी देश में भी चल रही है, जो हम डेली की तरफ मूव कर रहे हैं, जब दवा देते हैं, इंश्योर करना है कि वो दवा रोज़ खाए। जो जिस दिन हफ्ते में जो 3 दिन बोला है, कम से 3 दिन खाए, छोड़े नहीं, सामने खाए, क्योंकि एक डोज मिस करे तो उसका जो रिजल्ट्स हैं ठीक नहीं होते। और ऐसा होता है? होता है। डॉक्टर शर्मा, यही बात हम आपसे समझना चाहेंगे। डॉट्स एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, लेकिन उसमें भी जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां रही हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर सरीन ने बताया कि हर साल 28 लाख नए मरीज टीबी के जुड़ जाते हैं हमारे देश में। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। डॉट्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, और उसमें क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से
लोग या दवाइयाँ पूरी नहीं लेते या बीच में छोड़ देते हैं? वैसे तो देखा जाए तो डॉट्स प्रोग्राम ऑन पेपर बहुत अच्छा है। जो आप बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की, मतलब जब जैसे क्या चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस बिल्कुल सही हैं। जैसे ये बताया गया कि दूर दराज इलाके, डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ हैं, या लोगों का वहाँ पर लोग अनपढ़ हैं, वो समझते नहीं बीमारी के बारे में। हफ्ते में 3 बार दवाई देते हैं, 3 दिन देना होता है आउट ऑफ 7 डेज़। सो ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। अगर उसने एक छोड़ दी, 1 दिन की दवाई छोड़ दी, 2 दिन की बीच में 2 डोजेज मिस हो गई, मिस तो होती हैं। जैसे किसी की ट्रांसफ़र हो गई, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बाहर मूव आउट कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो ये रियल चैलेंजेस हैं डॉट्स के। और कई बार ये भी होता है कि ड्रग क्वालिटी, वैसे तो डॉट्स में ड्रग क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर कई बार ये प्राइवेट सेटअप से जो रोगी लेते हैं, मैं और थोड़ा मूव आउट कर रहा हूँ प्रोग्राम से, ओवर द काउंटर बहुत सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, और ये ओवर द काउंटर जो ड्रग्स अवेलेबल है डॉट्स प्रोग्राम के बाहर आता है। तो उनकी क्वालिटी बिग क्वेश्चन एक्चुअली, कि वो ठीक सही है या नहीं है। फिर पेशेंट को कोई बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं ड्रग अब्जॉर्ब भी ना होती हो, तो या फिर पेशेंट को उल्टी वगैरह हो रही हो, वो भी अब्जॉर्प्शन का, ड्रग अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है। तो ये लेके जो आप कह रहे हैं MDR भी बढ़ रहा है, इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हम ऑर्डिनरी दूसरी तरह के इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह में भी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ नेशनल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इनका, इवन फर्स्ट लाइन ड्रग्स का, सेकंड लाइन ड्रग्स का, कि ओवर द काउंटर थोड़ा उसका सेल रिस्ट्रिक्शन या कोई रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए इसके बारे में। इसीलिए केस बिगड़ जाते हैं जो मतलब फार्मेसी से डायरेक्टली आप ड्रग्स परचेज करते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया डॉक्टर शर्मा, इस पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ तमिलनाडु से, दुर्गेश जी हैं फोन लाइन पर। दुर्गेश साहब, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरा एक्सपर्ट से एक क्वेश्चन था जी। ये जो डॉट ट्रीटमेंट है और एक जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, विच वन इज मोर इफेक्टिव? और सेकेंडली मैडम, ये जो हमारे पास इतने केसेस आते हैं और जो सराउंडिंग्स में जो इन्फेक्शन होता है, इसको कैसे बचा जा सकता है? जी डॉक्टर शर्मा, 2 सवाल हैं इनके, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले वाला है, इन्होंने कहा कि एक डॉट्स ट्रीटमेंट होता है और एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, तो क्या इनमें कोई फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? नहीं, पहले अगर आप ये कह रहे हैं जैसे कि अभी टच किया हमने कि हफ्ते में 3 दिन दवाई देते थे पेशेंट को, इंटरमिटेंट ट्रीटमेंट बोलते थे जिसको, इस पे लोगों का बहुत सा डाउट था, क्वेश्चन मार्क था, इसलिए काफ़ी ये हो रहा था, डिबेट होती थी कि डेली ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो ये रेफ़र कर रहे हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। जब हमारे कंट्री में क्या होता है कि पहले पेशेंट टाइम बचाने के लिए पहले प्राइवेट सेक्टर में जाता है, तो वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट देते थे, डेली ट्रीटमेंट देते थे। तो वो एक्चुअली ये मैं बात कर रहा था, फार्मेसी पे उपलब्ध हैं दवाइयाँ, वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, पेशेंट अपने आप थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर पेशेंट छोड़ देता है, MDR बन जाते हैं। मेन डिफरेंस तो मेरे को जो नज़र आता है, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसमें यही है कि एक इंटरमिटेंट थी, हमारी कंट्री अब मूव कर रही है डेली ट्रीटमेंट के लिए, इसमें थोड़े चैलेंजेस आएंगे, but this is a very good move which country is actually adopting, that we are shifting to daily treatment. Daily treatment is standard जो हम कहते हैं, पर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें लोग बिलीव नहीं, जैसे मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हैं, एक्स्ट्रा कुछ वो जानलेवा बीमारियां होती हैं ये, तो इसमें तो डेली ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ऐसे मेरा मानना है। और बचाव के बारे में भी उन्होंने पूछा, जिस पर हम कार्यक्रम में आगे चर्चा करते रहेंगे। डॉक्टर सरीन, आपसे नॉन कंप्लायंस और इसके बारे में भी ज़रा बात करें, जो भी मुद्दा डॉक्टर शर्मा ने उठाया। इसके साथ एक लक्ष्मीकांत चौरसिया है हमारे दर्शक, उन्होंने लिखा कि इनकी माता जी को होली के दिन खांसने पर खून आया था, इससे पहले भी 1-2 बार आ चुका है, इनको क्या करना चाहिए, ज़रा बताएंगे आप? देखिए, पहले तो सबसे प्रथम चीज़ है, इनको किसी भी जांच केंद्र पे जाना है और डॉक्टर को दिखाना है कि भाई परेशानी क्या है, क्योंकि सिर्फ खून आना टीबी का ही लक्षण नहीं है, किसी और बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। और फिर इन्होंने कहा माताजी हैं तो हो सकता है बुजुर्ग स्थिति में रहें, तो इस करके जो बाकी भी बीमारियां हैं उनको भी हमको माइंड में रखना चाहिए। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी जांच करानी चाहिए। तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं टीबी यानी तपेदिक के बारे में। हमारी चर्चा विशेषज्ञों के साथ जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। अब एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर अश्विनी, वो ये कि नॉन कंप्लायंस की जो बात आती है, आपने खुद कहा कि ग्राउंड पे कुछ दिक्कतें होती हैं। कितने दिनों में, पहली बात तो ये कि 6 से 8 महीने या 9 महीने का ट्रीटमेंट है, कितने लोग इस ट्रीटमेंट को पूरा करते हैं? ज़रा इन बातों को आप आंकड़ों में हमें बता सकते हैं? रफली 5% लोग ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं। 90% लोग, 95% लोग पूरा अपना ट्रीटमेंट करते हैं। उनमें से कई है जिनकी डेथ हो जाती है, थोड़े बहुत फेलियर हो जाते हैं, बट 95% के करीब एक्सपेक्टेड है कि अपना पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। यानी 5% लोग ही डिफ़ॉल्ट करते हैं। डॉक्टर शर्मा, ये तो संख्या तो बहुत अच्छी है। अगर सिर्फ 5% लोग ही कर रहे हैं तो हर साल 28 लाख लोग बढ़ कैसे रहे हैं फिर? नहीं, आप देखिए ना, प्रोपोर्शनली पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है और स्प्रेड भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है। टीबी को आप देखें तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन होता है, फिर ब्रेक डाउन, न्यू केसेस होते हैं, तो स्प्रेड हो रहा है। कुछ पेशेंट लेटेंट टीबी इन्फेक्शन वाले होते हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। कुछ जैसे हमने डिस्कस किया, कोमॉर्बिडिटीज़, डायबिटीज़, स्मोकिंग वगैरह, ये सारे ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग। ठीक है डॉक्टर सरीन, हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि पिछले कुछ वर्षों में क्या कुछ और भी कारण हुए हैं, जैसे पर्यावरण को लेकर और चीज़ों को लेकर, या कोई और बात है इसके पीछे? क्या है मामला, क्यों मामले बढ़ रहे हैं इतने? मैं ये कहूँगा कि ये जो भी इन्होंने आंकड़े बताए हैं, जो डिफ़ॉल्ट की बात है, ये प्रॉबेबली एक पब्लिक सेक्टर थिंकिंग है। अब इस बीमारी को मोर देन 50% कह रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में ट्रीट होता है, मेडिकल कॉलेजेस में ट्रीट होता है, जहाँ पे ये हम मरीज को प्रॉपरली फॉलो अप करके ये कह पाएं कि मरीज ठीक हो गया टीबी से, ये बड़ा मुश्किल है जी, ये कठिन है। तो वो कोई भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो ये इतनी वास्ट टीबी की पॉपुलेशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर से इलाज ले रही है, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है कि ठीक हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। ये एक ऐसा है जो कि इन्फेक्शन का सोर्स है जी, जो पूरे हमारे समाज में बीमारी फैला रहा है। डॉक्टर सरीन, ये जो आंकड़ा है 50% का, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से ट्रीट करवा रहा है, और जैसा डॉक्टर शर्मा कह रहे थे कि प्राइवेट सेटअप में जो दवाएं दी जाती हैं अगर ओवर द काउंटर भी मिल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी प्लानिंग या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहा है तो जो दवा मिलनी है उसको वो वही डॉट्स के थ्रू या कोई और इसके लिए वे आउट निकालना होगा? ये आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और मैं आपको जान के ये प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार भी आपके नज़रिए से सहमत है। उन्होंने अब बहुत सी स्कीम्स ऐसी निकाली हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर दवाई लिख सकता है और प्राइवेट सेक्टर के मरीज़ को दवाई जो है वो सरकारी डिस्पेंसरी से, सरकारी दवाखाने से मिल सकती है। यही नहीं, उसको आर्थिक सहायता भी मिलती है। दवाई जो भी है ये मुफ्त में मरीज को प्राप्त होती है, चाहे वो प्राइवेट का मरीज है। तो ये एक प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन जो है, ये भारत सरकार इसमें अब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग मॉडल हैं और इनफैक्ट ये भी देखने में आया है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलते हैं तो हमारा जो केस फाइंडिंग है, जो केस डिटेक्शन है, वो लगभग 30 या 40% बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोग्राम। तो मैं ये कहूँगा कि हम इतने ज़्यादा अधिक मरीज भी प्रॉपरली ट्रीट करके उनको क्योर कर पाएंगे। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दिल्ली से राजीव हैं टेलीफोन लाइन पर। राजीव जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। नमस्कार, मैं राजीव बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरा 2 सवाल हैं। पहला तो ये, हम जो ईयरली वाइज रूटीन टेस्ट कराते हैं KFT का, LFT का, ऐसे ही कोई टीबी का टेस्ट भी होता है क्या? हम उसे कराएं तो जिससे कि हमें आगे टीबी हो ही ना। और सेकंड क्वेश्चन एक और है, खासतौर अस्थमा वालों के लिए खास तौर से। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि जब हम मॉल में जाते हैं, वहाँ सारे AC बराबर होता है पूरा, तो वहाँ पर टीबी वाले पेशेंट भी आते हैं, तो क्या हर आदमी को वहाँ पर एक मास्क पहन के जाना चाहिए मॉल वगैरह में? डॉक्टर शर्मा। नहीं, एक्चुअली एनुअल एक्सरे इज नॉट एडवोकेटेड, और हम कहेंगे कि पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टोटल सिम्टम पे जाते हैं। एक्चुअली ऐसे स्क्रीनिंग में तो नहीं पता लगेगा, पर जैसे मैंने बोला था कि देयर आर सम सेटिंग्स लाइक HIV, उनमें हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, डायबिटीज़, तो उनमें भी तो सिम्टम्स होने चाहिए। एक्चुअली वजन कम हो रहा हो, भूख कम हो रही हो और बुखार आ रहा हो, और जैसे बताया गया कि ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम भी होने चाहिए, तभी आप स्क्रीनिंग कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी ग्रोपिंग इन द डार्क।
जी, श्रीकांत ने हमें ईमेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उनकी माताजी का वज़न जो है वो लगातार कम हो रहा है और पेट में भी दर्द रहता है, तो आप उनको कहेंगे कि वो ज़रूर जांच कराएं डॉक्टर हाँ जी। शर्मा जी। साथ ही हमारे दर्शक ने, राजीव ने एक और भी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो भीड़ वाली जो जगह होती हैं वहाँ पर जाएं, वहाँ कोई भी इन्फेक्शन के साथ घूम रहा है, हमें क्या पता, तो क्या मास्क लगा के जाना चाहिए भीड़ वाली जगहों पे? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है एक्चुअली, जहाँ पर जैसे अभी इसको टच भी किया है एक्चुअली इन्होंने कि मेट्रो और ऐसे क्राउडेड, ओवर क्राउडेड प्लेसेस, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को टीबी है, आपको भी हो सकता है, या हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम भी एक्वायर कर सकते हैं जी। ये प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। कोई खांसी कर रहा है, और जैसे ये भी टच किया गया कि हमने इसको डिस्कस किया एक्चुअली कि कफ हाइजीन, कफ एटिकेट्स ये इम्पॉर्टेंट हैं एक्चुअली। ये एक्चुअली आई थिंक ये जनरल नॉलेज के साथ या एजुकेशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। जिसको खांसी है वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले, आगे कुछ कपड़ा रख ले या रुमाल रख ले, खांसी करे साइड पे हो के, तो प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। और जिसको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू बी केयरफुल। डॉक्टर सरीन, यही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों को यही डर लगा रहता है कि आसपास जो लोग हैं उनमें से कौन है। पहली बात तो ये कि क्या सचमुच अगर आपके सामने कोई इस तरह से खांस दे, तो क्या एक बार ऐसे खांसने से या 2 बार खांसने से, और मान लीजिए वो टीबी का मरीज़ है, तो क्या सामने वाले व्यक्ति को हो जाएगी? और आप लोग तो दिन रात यही करते हैं। देखिए, आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी वजह से इंसान में एक डर सा पैदा होता है, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि जो भी मरीज़ खांस रहा है, आप उस बैक्टीरिया को एक्सपोज होते हैं, परंतु वो बैक्टीरिया आप में तुरंत डिजीज़ नहीं कॉज करता, वो बैक्टीरिया आप में इन्फेक्शन कॉज करता है। और टीबी में इन्फेक्शन और डिजीज़ 2 भिन्न चीज़ें हैं जी। जैसे कि शुरुआत में ही प्रोग्राम के बताया कि इंडिया में भी हम कहते हैं 40% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 450 मिलियन आबादी जो है उनको इन्फेक्शन है, लेकिन पर टीबी डिजीज़ नहीं है। तो डिजीज़ तब होती है अगर शरीर की बीमारी से जो भी कहना चाहिए इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी जब भी कम होती है तब बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है। अब जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी 2-3 चीज़ों के बारे में बात की, जैसे HIV है, डायबिटीज़ है, तो इनमें से शरीर में कीटाणु से लड़ने की शक्ति कम होती है। इसी वजह से दे आर मोर प्री डिस्पोज की टीबी हो। अदरवाइज इन्फेक्टेड तो सारे ही। हम अगर यहाँ पे देखें और हम अपना टेस्ट करवाएंगे तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमसे 3 लोग, अब हम यहाँ जितने बैठे हैं, 3 तो कम से कम ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव होंगे। दैट मीन्स हमको इन्फेक्शन है। लेकिन डिजीज़ तब होगी जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने लगेगी। डॉक्टर अश्विनी, यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें समझना चाहेंगे। पहली चीज़, जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की बात आ रही है, उसमें अब MDR और उसके आगे बढ़कर XDR की बात आती है, ये क्या स्थितियाँ हैं? और दूसरा सवाल, जैसा डॉक्टर सरीन ने कहा कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसमें बीमारी तब आएगी जब इम्यूनिटी लेवल्स कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई MDR या XDR टीबी का पेशेंट है, वो किसी को इन्फेक्ट करता है, तो उस व्यक्ति में भी फिर इम्यूनिटी वाला ही खेल देखा जाएगा? सबसे पहले MDR बताते हैं। जो ट्रीटमेंट होती है, जो नॉर्मल टीबी की ट्रीटमेंट होती है, जो उसकी जो मेन ड्रग्स होती हैं, दैट्स द बेस्ट मेथड है जो सबसे पहले इलाज किया जाए। उसमें 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, एक है रिफैम्पिसिन और एक है INH। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं टीबी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोई व्यक्ति जैसे दवा लगातार नहीं ले रहा, कभी लेता है या लेता है नहीं लेता, बीच में उसका डोजिंग कम लेता है, अंडर डोज लेता है, या दवा लेते लेते बीच में छोड़ देता है, कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मरीज को आराम मिल जाएगा 1-2 महीने के अंदर, और उसके बाद वो सोचेगा आगे दवा खाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ तो काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो इन सब स्थितियों में INH और रिफैम्पिसिन ये ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। जब इन 2 दवा से रेजिस्टेंस हो जाती है, इसको हम MDR बोलते हैं, दैट इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। नॉर्मल टीबी जैसे बताया कि 6 से 8 महीने इसका इलाज है, मगर ये MDR ट्रीटमेंट है, इसका इलाज कम से कम 24 से 27 महीने है। यही नहीं कि 27 इतना लंबा इलाज है। जो ड्रग्स होती हैं ये बहुत टॉक्सिक ड्रग्स हैं, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं 6 से 9 महीने तक, और इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि 25% लोग ये दवा बीच में छोड़ के चले जाते हैं। एक उनके साइड इफ़ेक्ट्स और एक ड्यूरेशन।
नॉर्मल जैसे टीबी है उसका आपका सक्सेस रेट अगर नेशनल प्रोग्राम में देखा जाए पब्लिक हेल्थ में 90% तक टच कर जाता है, जो नया कभी कभी ट्रीटमेंट नहीं लिया। बट यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं 50% से कम ही होते हैं, या अराउंड 50%। तो एक तो ये है कि हमें एमडीआर बनने से रोकना है। दूसरा एक्सडीआर की बात की, दैट इज़ वन स्टेप फर्दर, एक और आगे है। जब इंजेक्टेबल्स हैं जो हम देते हैं एमडीआर ट्रीटमेंट में करने के लिए, और एक क्विनोलोन्स जो ड्रग्स होती हैं, अगर उनसे भी आप रेजिस्टेंस हो जाए तो उसको हम एक्सडीआर बोलते हैं। एमडीआर प्लस ये 2 दवाइयाँ जो हैं, इनका जो ग्रुप है वो एक्सडीआर। तो इसके रिजल्ट्स आप सोच ही सकते हैं, अगर एमडीआर के रिजल्ट्स इतना खराब है तो एक्सडीआर में क्या रिजल्ट्स होते होंगे। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रोकना है होने के लिए। एक बात और बता दीजिए डॉक्टर अश्विनी, जो एमडीआर का ट्रीटमेंट है वो भी डॉट्स के जरिए होता है? बिल्कुल डॉट्स, मगर ये जो डॉट्स है वहाँ पे अभी तक मतलब देश में हम तो डेली जा रहे हैं जी, यहाँ पे शुरू से ही डेली ट्रीटमेंट है, 2 साल कम से कम एवरी डे, हर रोज। अच्छा जी, और एक जो सवाल था कि अगर एमडीआर या एक्सडीआर का पेशेंट किसी को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल उसको भी एमडीआर और एक्सडीआर इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। डॉक्टर शर्मा, एमडीआर और एक्सडीआर को लेकर लोगों के मन में सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि फिर दवाइयाँ कम, और जो कि अभी बहुत विस्तार से बताया गया, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को इन्फेक्ट करेगी, एक बात। और दूसरी बात ये कि क्या ये सिर्फ पल्मोनरी होगी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होगी? अगर इस तरह से होगी तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होगी तो? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, आपका प्रश्न सही है, ये दोनों को ही हो सकता है, पल्मोनरी को भी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी को भी। पल्मोनरी में ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि डिटेक्शन रेट काफ़ी हाई है, पल्मोनरी का इजी है, जैसे बताया गया कि स्पुटम को टेस्ट किया जाता है। बाकी ऑर्गन्स एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, एमडीआर होता है, एक्सडीआर भी होता है, हमने देखा है। पर उसमें एक तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, टिश्यू जो है एक्सेसिबल नहीं होता एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट, और कई बार कीटाणु बहुत ऐसे कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में वैसे ही कीटाणु कम होते हैं, इसको हम पॉलीबैसिलरी डिजीज़ बोलते हैं। सो दोनों में एमडीआर एक्सडीआर हो सकता है। पल्मोनरी में ज़्यादा चांसेस होते हैं, इजी ज़्यादा होता है। इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी में थोड़ी डिफ़िकल्टी डायग्नोसिस की रहती है, पर हो सकता है। एक अनुज हैं, उनके सवाल का ज़रा जल्दी से जवाब हम चाहेंगे। वो ये लिख रहे हैं, अनुज प्रतिहार हैं, कि इनको बहुत जल्दी खांसी हो जाती है, दवा लेने से ठीक भी हो जाती है। क्या ये टीबी के लक्षण कहे जाएंगे? टीबी की जांच जरूरी होनी चाहिए। कुछ और बीमारी भी हो सकती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह भी हो सकती हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें जी, तो एक्सरे वगैरह करवाएं अपना। अगर आपको कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो आपको विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाना है और जांच अवश्य करवानी है अगर विशेषज्ञ इसका परामर्श देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आज हम बात कर रहे हैं तपेदिक रोग यानी टीबी के बारे में। ये चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं टीबी यानी तपेदिक के बारे में, और टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 666 में हमने आपसे पूछा था कि इनमें से क्या करना गुर्दों के लिए हानिकारक हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा लेना हानिकारक हो सकता है गुर्दों के लिए। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि तपेदिक रोग यानी टीबी के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, तपेदिक रोग केवल फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, टीबी की दवाएं डॉट सेंटर पर मुफ्त उपलब्ध होती हैं। या फिर ऑप्शन सी, सही व पूर्ण इलाज से टीबी रोग को ठीक किया जा सकता है। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 666 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा से, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे मिली हैं। डॉक्टर शर्मा, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है? आप उनका नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं। अनिल चंद्रा, हाउस नंबर A1D1, A टाइप क्वार्टर्स, हाउस खास।
अनिल चंद्रा को बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर रोहित सरीन आपको, टीबी होने की वजह है क्या? टीबी एक कीटाणु से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, और ये सांस के ज़रिए हमारे फेफड़े में जाता है। शरीर की शक्ति कम होने की वजह से कई बार ये मरीज़ जो है टीबी का मरीज़ बन जाता है। जी डॉक्टर अश्विनी, तपेदिक कितने प्रकार का होता है? ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी और पल्मोनरी, जो पल्मोनरी है सबसे ज़्यादा होता है 85% और 15% एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है। बट डर यही है कि जो सब फैलने वाला बीमारी वो ये पल्मोनरी होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी फैलता नहीं है। जी डॉक्टर शर्मा, फेफड़े वाली टीबी का इलाज ज़्यादा आसानी से होता है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी का? पल्मोनरी इजी होता है रिलेटिवली, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं स्पुटम वगैरह का, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी का थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जी डॉक्टर सरीन, क्या दोनों तरह की टीबी का इलाज एक ही जैसा है? दवाइयाँ तो एक ही जैसी हैं, परंतु कई एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में हम इसकी जो दवाइयों की ड्यूरेशन है ये बढ़ा देते हैं, और रिकमेंडेशन यही है कि जैसे दिमाग की टीबी हुई या हड्डियों की टीबी हुई तो वो 3 या 6 महीने में उसका और दवाई का वो बढ़ा देते हैं। जी डॉक्टर अश्विनी, टीबी के इलाज पर कितना खर्च करना पड़ता है किसी व्यक्ति को? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट से कराने 0। जी डॉक्टर शर्मा, क्या टीबी के रोगी अपनी दवाइयों के साथ दूसरी बीमारी की दवाइयाँ जैसे बीपी, डायबिटीज या किसी और बीमारी की दवाएं भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। डॉक्टर सरीन, क्या गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीबी की दवा सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, बट इसमें सिर्फ कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन है जो कि नहीं दिया जाता है, परंतु बाकी सारी दवाइयाँ सुरक्षित है। अगर महिला को टीबी है डॉक्टर अश्विनी, तो क्या अपने शिशु को स्तनपान कराए या नहीं कराए? अगर वो स्पुटम पॉजिटिव है तो मुंह कवर करके करवा सकते हैं, और इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाज शुरू कर दे जल्दी से, ताकि बीमारी ना फैले। डॉक्टर शर्मा, टीबी रोगी के बर्तन बिस्तर अलग कर देना बेहतर होता है क्या? नहीं, बस एक्चुअली जो हम कह रहे हैं पल्मोनरी के बारे में, वो अलग उसको खांसी करते हुए एक्चुअली प्रिकॉशंस लेने हैं। जी डॉक्टर सरीन, अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को टीबी नहीं हुई है तो क्या उस व्यक्ति को भी कभी टीबी नहीं होगी? ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कभी भी टीबी हो सकती है। डॉक्टर अश्विनी, क्या टीबी की रोगी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कभी दूर नहीं रहना चाहिए। उसको मुंह के आगे कपड़ा रहना चाहिए, रखना चाहिए खांसी करते समय। जो पल्मोनरी टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और जल्दी से इलाज शुरू कर देना चाहिए। बहुत जल्दी नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं ये। डॉक्टर शर्मा, क्या तपेदिक रोग आनुवंशिक यानी हेरिडिटरी भी हो सकता है? बहुत कम चांसेस हैं। डॉक्टर सरीन, टीबी के रोगी को क्या खास तरह का खाना खाना चाहिए? हम ये कहेंगे कि जो वो साधारण खाना खाता है वही खाता रहे, पर दवाई ज़रूर ले, ये सबसे अधिक आवश्यक चीज़ ये है। बाकी पौष्टिक खाना जो है वो जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं, सोयाबीन है, हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, ये अगर वो ले सकता है तो बेहतर रहता है। डॉक्टर अश्विनी, क्या ऐसे रोगी को मांस मछली खाने से अधिक लाभ होगा? नहीं, कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा। डॉक्टर शर्मा, टीबी का रोगी अगर सिगरेट और शराब का सेवन करता हो तो? आमतौर पे हमारी एडवाइजरी ये रहती है कि ना करें। जी डॉक्टर सरीन, टीबी की दवाएं कब तक लेनी चाहिए किसी व्यक्ति को? देखिए, अगर पहली दफ़े टीबी हो रही है तो हम कहते हैं कि ये ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो 6 महीने के लिए, और अगर ये दूसरी या तीसरी दफ़े इलाज ले रहा है तो पहले जांच कर लेनी चाहिए कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। अगर फिर भी ड्रग सेंसिटिव निकलता है तो ये 8 महीने के लिए होता है, और अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो फिर इसके लिए 2 साल का इलाज है। डॉक्टर अश्विनी, कितने दिन दवा खाने के बाद टीबी का रोगी संक्रमण को फैला नहीं सकता? जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, 15 दिन के बाद उसकी क्षमता कम हो जाती है बीमारी फैलाने की, और उसका स्पुटम कन्वर्जन हो जाता है 2 महीने के अंदर जब पहली बार लेते हैं। मगर ड्रग रेजिस्टेंस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। डॉक्टर शर्मा, कब किसी व्यक्ति का टीबी रोग ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल सकता है? 2 तरह के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होते हैं। एक तो जो इन्फेक्टेड ड्रग रेजिस्टेंट से ही हैं तो ड्रग रेजिस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आजकल ये कह रहे हैं, प्रोग्राम भी कह रहा है कि बिगिनिंग में ही ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग होनी चाहिए। जी डॉक्टर सरीन, क्या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का रोगी संक्रमण फैला सकता है, और अगर फैला सकता है तो क्या जो संक्रमण वो फैलाएगा वो भी ड्रग रेजिस्टेंट ही होगा? देखिए, पहली बात तो यह फैला तो सकता है, ये तो 100% मैं कह सकता हूँ,
पर ये 100% नहीं कह सकता हूँ कि भी जिसको भी वो फैलाता है वो ड्रग रेजिस्टेंट ही होगा, पर अनुमान ये है कि हाँ उसको भी हो सकता है ड्रग रेजिस्टेंट। जी, टीबी की जो दवाएं हैं डॉक्टर अश्विनी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल जो टीबी की दवा होती हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा होता है पेट में उलझन रहना, खुजली होना, ये माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई लोगों को इन दवाओं से हेपेटाइटिस होने का डर होता है। डॉक्टर शर्मा, क्या टीबी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना ज़रूरी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्स्ट्रा पल्मोनरी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन हो, मॉनिटरिंग वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जैसे स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस या फिर ब्रेन का टीबी, उसमें अदरवाइज पल्मोनरी में तो ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर सरीन, संदेश टीबी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जो भी खांस रहा है व्यक्ति, उसको मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए और अपने बलगम को इधर उधर नहीं थूकना चाहिए, उसको भी डिसइंफेक्ट करके ही फेंकना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी, घर में अगर किसी को टीबी हो जाए तो बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? बाकी लोगों को, मरीज़ को करना चाहिए, जो मरीज़ है उसको मुंह फेस कवर करना चाहिए, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए और जल्दी से उसका इलाज शुरू करवा देना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, टीबी की रोकथाम के लिए इलाज को लेकर सोच में क्या बदलाव ज़रूरी है? एक तो ये है कि पल्मोनरी टीबी है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, दोनों तरह के टीबी का इलाज अगर पूरा करवाएं तो बिल्कुल ठीक, मरीज़ ठीक हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस हो तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी और स्प्रेड भी नहीं होगा, सारी प्रिकॉशंस लेंगे तो। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी विशेषज्ञों का। टीबी का इलाज करवाना और ख़ास तौर पर सही और पूर्ण इलाज करवाना ज़रूरी है। वहीं ये भी ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपको लक्षण होते हैं, चाहे वो खांसी आपको मामूली ही क्यों ना लगे, विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाएं, जांच करवाएं, क्योंकि टीबी को जब जल्द पहचान पाएंगे तभी उसको आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। टीबी से लगातार इंसान की लड़ाई चल रही है। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हमें ज़रूरत है टीबी के खिलाफ प्रयास अपने और बढ़ाने की और लड़ाई और तेज़ करने की, तभी हम बनेंगे टीबी मुक्त। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।